नमस्कार, मैथ्स बाय डीके शर्मा यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग सेट नंबर 122 करेंगे और जो लोग भी नए हैं वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आप लोगों को वहां पे सारा सेट का पीडीएफ मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है मैथ्स बाय डीके शर्मा। तो जाके चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, चलिए अब सवाल करते हैं। देखें, पहला सवाल बड़ा खूबसूरत है। कहा किसी भिन्न और उसके व्युत्क्रम का अंतर 9/11 है। तो भिन्न और इसके व्युत्क्रम दोनों के घनों का अंतर क्या होगा? घन कहने का मतलब क्यूब का डिफरेंस क्या होगा? तो यार भिन्न है सपोज x, ओके, और इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? व्युत्क्रम यानी इनवर्स 1/x का भिन्न और इसके व्युत्क्रम का जो अंतर है ये 9/11 है। तो भिन्न और इसके व्युत्क्रम के क्यूब का डिफरेंस निकालना है। तो करिए क्या, दोनों साइड क्यूब कर दीजिए। क्यूब का डिफरेंस निकालना है तो दोनों साइड क्यूब कर दीजिए। बाएं साइड a माइनस बी का क्यूब हो जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। दाएं साइड 9 का क्यूब कीजिएगा 729, 11 का क्यूब कीजिएगा 1331। अब यार एक से x कैंसिल हो गया। एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1/x का वैल्यू क्या है? 9/11 बराबर में जो है सो एज इट इज तो रहेगा ही, तो रहने दें उसको। एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब बराबर 729/1331 था और ये माइनस वाला 27/11 बराबर के दाएं साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा 27/11। अब सुनिए, आपको यही पूछा है कि भिन्न और उसके व्युत्क्रम का क्यूब का डिफरेंस क्या होगा, ये निकालना। अब यार अगर आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो सॉल्व करके तो रिजल्ट आ ही जाएगा, पर यहाँ आप ऑप्शन से चीजों को एलिमिनेट कर सकते हैं। आप एक चीज देखें, इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो रिजल्ट तो पॉजिटिव ही आना है, यानी कि ऑप्शन ए निगेटिव है और बी निगेटिव है, ये तो होगा नहीं। अब सी और डी बच गया। आप बताइए, एलसीएम 1331 हो जाएगा। अब ये 729 में अगर कुछ जोड़िएगा तो जो भी वैल्यू आएगा वो तो 729 से बड़ा होगा। 729 के तो इक्वल नहीं आएगा ना यार। 729 में अगर कुछ ऐड करेंगे वैल्यू 729 से बड़ा आएगा। तो ऊपर देखिए 729 यहाँ एग्जैक्ट है, तो ये तो होगा नहीं, इससे बड़ा वैल्यू आएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन एलिमिनेट कर लेना, ज्यादा आसान यही रहेगा। ठीक है, देखिए कहा ए काम के 2/5 भाग को x दिन में कर देगा। ए 2/5 भाग काम को x दिन में पूरा करेगा। इसके बाद वह बी को बुलाता है और वे एक साथ मिलकर 6 दिन में शेष काम समाप्त कर देते हैं। ए 2/5 यानी 5 में से 2 काम ए अकेले कर दिया, तो शेष बच गया कितना? 3/5 काम, जिसको करने के लिए वो बी को बुलाता है। ए तो पहले से था ही, अब बी को बुला लिया और ए तथा बी दोनों मिलकर शेष काम 2/5 काम ए अकेले कर दिया, तो शेष बच गया 3/5 काम, और इसका इस शेष काम को दोनों मिलकर 6 दिन में पूरा कर दिया। तो दोनों मिलकर पूरा काम करे तो कै दिन में कर देगा? 10 दिन में। आगे कहा बी अकेले 10/6 दिन में पूरा काम करेगा। बी अकेले पूरा काम कितने दिन में कर देगा? 100/6 दिन, सॉरी यार 100/6 दिन में करेगा। क्लियर है बात यहाँ तक? अब देखें, इन दोनों का अगर आप एलसीएम लेंगे ना तो एलसीएम हो जाएगा कितना? 100। 100 100 एकम 6 एकम 6 ऊपर चला जाएगा, 6 एकम 6। अब बी एक दिन में 6 काम करेगा तो बी का एफिशिएंसी है 6। ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में 10 काम करता है, तो ए एक दिन में कै काम? ए और बी एक दिन में 10 काम, जिसमें 6 काम ए बी करता है, तो ए पर डे कितना काम करता होगा? 4 काम। तो ए का एफिशिएंसी पता करके अब सवाल का x का मान ज्ञात करना है। तो यार यहाँ सवाल को समझना पड़ेगा। x का मान कहने का मतलब ये इनडायरेक्टली ये पूछना चाह रहा, सवाल में कहा कि a 2/5 भाग काम को x दिन में करता है, तो x का मान बताइए। कहने का मतलब ये पूछना ये चाह रहा है कि 2/5 भाग काम a कितने दिनों में करेगा। x का वैल्यू बताना है और x है क्या? तो 2/5 भाग काम को a x दिन में कर रहा, तो x का वैल्यू बताना है, यानी कि 2/5 भाग काम
एक कितने दिनों में करेगा ये पूछना चाह रहा है सवाल। टोटल काम 100 है तो 100 का 2/5 काम कितना हो गया 40। अब कहा कि 40 काम ए कितने दिनों में करेगा, तो ए एक दिन में 4 काम, तो 40 काम कै दिन में 40/4 यानी 10 दिन। ऑप्शन नंबर ए। समझना इस चीज को, x का वैल्यू निकालना और x है क्या ये चीज देखिए। x क्या है तो 2/5 भाग काम करने में ए द्वारा लगा समय है x। 2/5 भाग काम को ए जितने दिनों में करेगा वही तो x का वैल्यू हो जाएगा। तो निकाल लेते हैं, टोटल काम 100 है तो 100 का 2/5 यानी 40 काम ए कितने दिनों में करेगा। ए एक दिन में 4 काम, तो 40 काम कितने दिन में 10 दिन में। देखिए का एक विद्यालय में छात्रों की कुल संख्या का 4/9 लड़कियां हैं, गर्ल्स का संख्या है 4/9 और शेष लड़के हैं, तो बॉयज हो जाएगा कितना 4/9, 9 में से 4 गर्ल्स है तो बॉयज हो जाएगा 5/9। अब आगे कहा लड़कों की कुल संख्या का 3/5 12 साल से कम है और लड़कियों के संख्या का 5/12 भाग 12 साल या इससे अधिक है। यदि 12 साल से कम आयु के छात्रों की संख्या 480 है। अच्छा, ये जो संख्या दिया है ये 12 साल से कम छात्रों का संख्या दिया है कितना 480। तो यार 12 साल से कम छात्रों का संख्या दिया है तो 12 साल से कम का ही लेते हैं। कहा लड़कों की कुल संख्या का 3/5 12 साल से कम है। लड़के जितने हैं, कहा लड़कों के टोटल संख्या के 3/5 भाग का एज यानी इतने लड़के का एज 12 साल से कम है और लड़कियों के संख्या का 5/12 का एज 12 साल या इससे अधिक है। 5/12 का एज 12 साल या इससे अधिक है तो शेष लड़की का एज 12 साल या उससे कम होगा। 5/12 भाग लड़की का एज 12 साल से अधिक या 12 साल है तो शेष का एज 12 साल से कम होगा। तो 12 में से 5 का एज 12 साल या उससे अधिक है तो शेष 7/12 भाग गर्ल्स का एज 12 साल से क्या होगा कम होगा। यानी इतने गर्ल्स का एज 12 साल से कम, इतने बॉयज का एज 12 साल से कम और दोनों को मिलाकर टोटल 12 साल से कम है कितने 480 विद्यार्थी। ओके, 4 से काटिए 3 बार में। अब यार ये 7/27 प्लस ये 3 तिया काटिएगा 9, 5 से 5 कैंसिल हो गया यानी 1/3 बराबर 480। एलसीएम 27, 27 एकम तो 7 एकम 7, 3 नमा 27, 9 एकम 9, 9 और 7 16, 480। 16 एकम 16 तिया 48 तो 1 बराबर 27 तिया 81। यानी कि भिन्न विधि में पता है 1 टोटल को डिनोट करता है यानी कि टोटल 810 विद्यार्थी हैं। तो सवाल का छात्रों की कुल संख्या का 5/11 किसके बराबर। छात्रों की कुल संख्या 810, 810 का 5/18 निकालना है आपको। 9 दूना 18, 9 नमा 81, 90, 2 से 45 दूना 90, 45 पचे 55 25, 5 और 20 2 22 यानी 225। ऑप्शन नंबर ए। देखिए ये सवाल अच्छा है। दिया 1/x प्लस 1/y प्लस 2/z प्लस 1/4 और इसके बराबर है 29/79। देखें यार यहाँ आप अब समझे एक चीज को, जैसे ये बराबर एक ठो है, एक ठो बराबर है यानी एक समीकरण है और x बाई जेड टोटल 3 वेरिएबल है। क्लियर। अब दूसरी चीज ये लैडर फ्रैक्शन जो है ना इसका नेचर होता है कि हर जगह 1 1 1 होना चाहिए, पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से इसका पैटर्न चेंज हो जा रहा। कितना है 2/z प्लस 1/4 है। ओके, अब आपको पूछा है 2x प्लस 3y-z का वैल्यू। इसको करने का सिंपल तरीका क्या है समझिए, बात को आसान है, एकदम आसान है, समझ में आ जाएगा। देखें यार जो भी फ्रैक्शन दिया है ना सबसे पहला स्टेप में जो भी फ्रैक्शन दिया है इसको इन्वर्स कर दीजिए तो ये 79/29 हो जाएगा। 29 से डिवाइड करिएगा तो 29 दूना 58, 29 दूना 58 हो गया तो शेष बच गया 79 में से 58 गया 21/29। अब फर्स्ट स्टेप में जो इंटीजर अलग हुआ ये अपना x का वैल्यू हो जाएगा 2। सेकेंड स्टेप में
जो फ्रैक्शन आया 21/29, जो भी हर बार फ्रैक्शन को उल्टा करते जाइएगा। 21 बट्टा कितना 29 का उल्टा कर दीजिए तो 29/21। 21 से डिवाइड करिए, 21 एकम 21 प्लस शेष कितना बच गया 8/21। तो सेकेंड स्टेप में जो इंटीजर अलग हुआ ये अपना y का वैल्यू हो जाएगा 1। अब देखें यहाँ पर बच गया है क्या, यहाँ पे थर्ड स्टेप में बच गया है कितना, तो आप बोलेंगे सर 2/2 जेड प्लस 1/4 और दाएं साइड में फ्रैक्शन बच गया है कितना 8/21। तो दोनों फ्रैक्शन को कंपैरिजन कर लीजिए आपस में बराबर। क्लियर, यहाँ 2 से काटिए 1 बार में, 2 से काटिए 4 बार में। अब यार यहाँ पे दाएं साइड अगर आप इन्वर्स करेंगे, चूंकि जेड का वैल्यू निकालना है तो इन्वर्स करिएगा तो ये जेड प्लस 1/4 ऊपर चला जाएगा। तो दाएं साइड भी इन्वर्स करना पड़ेगा। अगर बाएं साइड आपने इन्वर्स किया तो दाएं साइड भी इन्वर्स कीजिए तो ये हो जाएगा 21/4। तो जेड बराबर 21/4, 1/4 इधर आके घट जाएगा तो 20/4 काटिएगा, जेड का वैल्यू कितना 5। तो जेड का वैल्यू पता कर गए, एक्स का पता है, वाई पता है, बोला 2x यानी कि 2, एक्स है कितना 2 प्लस 3y, y का वैल्यू कितना 1 माइनस जेड, जेड है कितना 5। तो ये 4 + 3 - 5, 7 में से 5 गया 2, ऑप्शन नंबर डी। देखिए कहा एक आदमी के पास एक निश्चित राशि है, कुछ पैसे हैं उसके पास, सपोज 100 रुपए है, टोटल कितने 100 रुपए। कहा वह उसका 20% एक वस्तु खरीदने में खर्च कर देता है। तो 20% खर्च कर दिए, 20% का फ्रैक्शन कितना 1/5 यानी 5 में से 1 खर्च कर दिए तो शेष बच गया कितना 4/5। आगे का शेष का 5% यातायात पे खर्च करता है, 5% का फ्रैक्शन 5/100 यानी 1/20 यानी 20 में से 1 यातायात पे खर्च कर दिया तो शेष बचा कितना 19/20। अब कहा इसमें से 120 रुपए उपहार ले लेता है, 120 रुपए उपहार ले लिया तो उपहार लेने के बाद शेष बच गया इतना, पर एक्चुअल में शेष बचा है कितना 1400 रुपए। हो गया काम खत्म। अब काटिएगा 4 × 5 = 20 तो ये 19 x/5 = 25, 120 इधर आके जुट जाएगा तो ये बन जाएगा 1520। 19 से काटिएगा तो ये 80 बार में कट जाएगा, x बराबर 25 × 8 200 यानी कि टोटल धनराशि था 2000 रुपए। अब आराम से, अब सवाल कहा कि उसने यातायात पर कितने रुपए खर्च किए ये पूछा है। तो यार यातायात पे कितने खर्च किए, कई बार बच्चा करता क्या है डायरेक्ट यहाँ पे देख लिया कि यातायात पे खर्च किया है कितना, तो यातायात पे 5% खर्च किया यानी 2000 का 5% निकाल दिया, काम खत्म। पर आप ध्यान रखिएगा यहाँ पे यातायात पर 5% टोटल में से खर्च नहीं किया है। कहा कि वो 2000 रुपए टोटल लेकर घर से निकला, 20% वस्तु खरीदने में खर्च कर लिया। वस्तु खरीदने के बाद जो शेष बचा है उस शेष पैसे का 5% यातायात पे खर्च किया। तो 2000 का डायरेक्ट 5% मत निकाल दीजिएगा, का शेष का 5%। जैसे 2000 रुपए आप घर से लेके निकले, उसमें से 20% वस्तु खरीद लिए, 20% का वस्तु खरीद लिए तो शेष आपके पास बचा कितना परसेंट 80% रुपए। 80% कहने का मतलब कितना हो गया 1600 रुपए शेष बचा। अब कहा शेष का 5% यातायात पे खर्च किए यानी 1600 का 5% यातायात पे खर्च किए हैं। परसेंट 2 0 से 2 0 कैंसिल, 16 × 5 = 80 रुपया यानी यातायात पे खर्च किए कितना 80 रुपया। तो इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा, ओके ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कहा किसी टीवी को 8% लाभ पर बेचा जाता है, यदि उसे 714 रुपए अधिक में बेचा जाता तो उसे 15% लाभ होता है। 18% लाभ प्राप्त करने के लिए टीवी का विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए। देखें यार पहले उसने 8% लाभ पर टीवी बेच दिया, अब कहा यदि यानी इमेजिन कर रहा है कि अगर 714 रुपए पहले से अधिक में अगर बेचे होते ना तो मुझे 15% का लाभ होता। पहले उसने 8% लाभ पर टीवी को बेच दिया,
टीवी जो है 8% लाभ पर बेच दिया। लाभ पर बेचने के बाद वो इमेजिन कर रहा है कि यार यदि 714 रुपए अधिक में बेचते ना, 714 रुपए अधिक में बेचते तो 15% का लाभ हो जाता। पहले 8% लाभ पर बेच दिए, पर अगर 714 रुपए अधिक में बेचते तो 15% लाभ होता। तो आप बताना दोनों समयों के विक्रय मूल्य में अंतर है कितना? 8% प्रॉफिट, अब 15% प्रॉफिट, तो 8 और 15 का डिफरेंस कितना हो गया? 7%। अब 7% डिफरेंस है, लेकिन एक्चुअल में डिफरेंस कितना है? 714 रुपए का। तो 7% बराबर 714 रुपए का। 18% लाभ प्राप्त करने के लिए टीवी का विक्रय मूल्य क्या होगा? 18% लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा? 118%, यानी 714/7 गुना 118। 7 से काटिए 1, 0, 7 दूना 14, 8 दूना 16, इकाई स्थान 6 है क्या? 8 दूना 16, इकाई स्थान 6, ऑप्शन नंबर बी का है। देखिए कहा ए कोई वस्तु बी को 20% लाभ पर बेचता है। ए जो है कोई वस्तु बी को 20% लाभ पर बेचता है। 20% का फ्रैक्शन 1/5, यानी ए 5 में खरीदा, 1 लाभ पर बेचा, बी को कितना में? 6 में। अच्छा एक चीज यहाँ पर बताइए, ए ने बी को बेचा तो बी ने खरीदा, ए ने बी को बेचा तो बी ने खरीदा। तो हम अगर आपसे ये पूछे ए बेचा 6 रुपया में, तो ए का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? ए का विक्रय मूल्य हो जाएगा 6 रुपया। और बी ने 6 में खरीदा तो बी का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? बी का क्रय मूल्य भी हो जाएगा 6 ही रुपया, ठीक है ना। कहा ए बी को बेचा तो बी ने खरीदा, यानी कि ए का विक्रय मूल्य कितना? 6 रुपया, तो बी का क्रय मूल्य हो जाएगा 6 रुपया, ठीक है ना। एक बार फिर से, ए ने बी को बेचा, ए ने बी को 20% लाभ पर बेचा, 20% का फ्रैक्शन 1/5, यानी ए 5 में खरीदा, 6 में बेच दिया। ए 6 रुपए में बेचा तो बी ने 6 में खरीदा, तो ए का विक्रय मूल्य 6 और बी का क्रय मूल्य 6 हो जाएगा। क्लियर है ये बात। आगे का बी से सी को 8% लाभ पर बेचा, बी जो है सी को 8% लाभ पर बेचा, 8% का फ्रैक्शन होगा 2/25, यानी कि बी 25 में खरीदा, 2 लाभ, यानी बेचा कितना में? 27 में। ओके। अच्छा आप बताना, बी ने सी को बेचा तो सी खरीदा, यानी बी अगर 27 में बेचा है तो सी 27 में खरीदा होगा, यानी बी का विक्रय मूल्य 27 तो सी का क्रय मूल्य 27। क्लियर है। यदि आगे का सी ने डी को 25% हानि पर बेच दिया, सी जो है डी को 25% हानि पर, 25 चौक 100, 4 में खरीदा है, 1 हानि, यानी बेचा कितना में? 3 में। अब देखें यार, इन तीनों रेशियो को बैलेंस करना पड़ेगा। आप लोग जैसे बैलेंस करते होइएगा वैसे ही बैलेंस कीजिएगा, पर हम नए तरीके से बता रहे हैं। देखिए सारे फर्स्ट टर्म को गुना करके फर्स्ट टर्म के रूप में लिख दीजिए। तो 25 चौक 100 पचे 500। ओके। अब यहाँ 5 का 5 गुना है, ए का वैल्यू 5 यूनिट बराबर 500, तो 6 यूनिट बराबर कितना? 600। 25 से यहाँ 24 बार में, तो 24 से 27 को मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो 24 गुना 27, 7 चौक 28, 7 दूना 14, 2 16, 24 दूना 48, 8 6 14, 5 1 648। ये अब यार सी 4 यूनिट है, 4 यूनिट 648, तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा? 4 1 कम 4, 4 6 24, 4 दूना 8, तो बी डी का कितना? 162 गुना 3 दूना 6, 3 6 18, 3 1 4। देखें यार ये हम नए तरीके से बैलेंस कर लिए, पर आप लोग जैसे करते होंगे वैसे ही कीजिएगा। अब आगे सवाल में कहा यदि ए और बी के लाभ के बीच का अंतर 260 रुपया है। ए और बी के लाभ का अंतर 260। अच्छा लाभ निकालते कैसे हैं? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो ए ने बी को बेचा है तो बी ने खरीदा है, यानी ए का विक्रय मूल्य 600 तो बी का क्रय मूल्य 600, तो ए को कितने का प्रॉफिट होगा? ए ने बी को बेचा, 500 में खरीदा, 600 में बेचा, तो ए को प्रॉफिट हुआ है 100 यूनिट का। आगे का बी का लाभ, तो बी का प्रॉफिट निकालिए। बी 600 में खरीदा है, 648 में बेचा है सी को, तो बी का प्रॉफिट होगा कितने का? 48 का। अब इन दोनों का डिफरेंस दिया है कि दोनों के प्रॉफिट का अंतर, दोनों के प्रॉफिट का अंतर है कितना? 52। दोनों के प्रॉफिट का अंतर है 52 यूनिट, लेकिन दिया है कितने का? 260 रुपए का। तो 52 यूनिट 260 का डी से कितने में खरीदा था? डी ने खरीदा 486 में,
तो 52 यूनिट 260, 486 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 260 बट्टा 52 गुना 486। काटा पीटी मचा दीजिए यार, 13 दूना 26, 13 चौक 52, 4 से काटिए 5 बार में, तो 5 छक 30, पनी अठी 40 और 3 43, 5 चौक 20 और 4 2430। ऑप्शन नंबर बी। अच्छा सवाल था ये। देखिए कहा एक कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या 75 है, जिसमें 33.1/3% लड़के और बाकी लड़कियां हैं। कहा 33.1/3% बॉयज है। 33.1/3% का फ्रैक्शन कितना है, 1/3, यानी टोटल विद्यार्थी 3 यूनिट है, जिसमें लड़का 1 ठो है, तो लड़की कितना हो जाएगी, 2 ठो। ये संख्या का रेशियो आ गया। अब आगे सवाल में कहा गणित विषय में लड़कों का औसत स्कोर लड़कियों के औसत स्कोर की तुलना में 66.2/3% अधिक है। इसका फ्रैक्शन कितना, 2/3 होता है। का लड़कों का एवरेज लड़कियों से अधिक है, यानी लड़की का एवरेज अगर 3 है तो लड़का का एवरेज 2 अधिक कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये एवरेज आ गया। अब एक चीज बताइए, आगे का यदि सभी विद्यार्थियों का औसत स्कोर 66 है, सबका एवरेज 66 है, और एवरेज निकालते कैसे हैं, देखिए एक लड़का का औसत 5 है, एक लड़का का औसत अंक 5 है, तो योग क्या हो जाएगा, औसत गुना संख्या 5 एकम 5। ओके। 2 लड़की का एवरेज 3 है, 2 लड़की का एवरेज 3 है, तो योग कितना हो जाएगा, औसत गुना संख्या 3 दूना 6। तो ये एक लड़का के अंकों का योग, ये 2 लड़की के अंकों का योग, दोनों को जोड़ दीजिएगा, 1 और 2 3 विद्यार्थी के अंकों का योग इतना, 3 विद्यार्थी के अंकों का योग इतना, तो तीनों का औसत अंक कितना, 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो एवरेज आ गया कितना, 11/3 यूनिट। 11/3 यूनिट एवरेज है, पर एक्चुअल में एवरेज है कितना, 66। तो 11 से एक बार में, 11 से 6 बार में, तो 1 यूनिट का वैल्यू 6 तिरिक 18। 1 यूनिट 18 है, तो लड़कियों का औसत बताना है। गर्ल्स का एवरेज है कितना, देखिए गर्ल्स का एवरेज है 3 यूनिट, गर्ल्स का एवरेज 3, 1 बराबर 18, तो 3 बराबर 18 तिया 54। ऑप्शन नंबर ए। देखिए का 4 आदमी तथा 6 औरत, 4 आदमी तथा 6 औरत मिलकर किसी काम को 8 दिनों में करता है, तो डे से गुना कीजिएगा, टोटल वर्क आ जाएगा। तो 8 चौक 32 मैन प्लस 8 छक 48 वोमेन। फर्स्ट डाटा में डे से गुना किए, तो फर्स्ट डाटा से ये टोटल वर्क आ गया। सेकंड में कहा 3 आदमी 7 औरत मिलकर इसे 10 दिन में, तो डे से गुना करिएगा, तो 10 तिया 30 मैन प्लस 10 अते 70 वोमेन। डे से गुना किए सेकेंड डाटा से टोटल, दोनों टोटल वर्क है, अतः आपस में बराबर। 30 मैन इधर आके 32 में से घटेगा 2 मैन। 48 ओमैन दाएं साइड जाके 70 में से घटेगा 22 ओमैन। अब यार 2 एकम 2, 2 से 11 दूना 22। वेरिएबल को एक साइड ले आइए, तो मैन बट्टा ओमैन हो जाएगा कितना, 11/1, यानी मैन का एफिशिएंसी है 11 यूनिट और वोमैन का एफिशिएंसी है 1 यूनिट। आपसे सवाल पूछा 20 औरत मिलकर उसे कितने समय में पूरा कर देगी, 20 औरत उस काम को कितने दिनों में पूरा कर देगी। तो देखिए पहले टोटल वर्क आपको निकालना पड़ेगा, ये भी टोटल है, सेकंड वाला भी टोटल है, कहीं से भी निकाल लीजिए टोटल वर्क। मैन का एफिशिएंसी कितना है 11, वोमैन का एफिशिएंसी कितना है 1, तो 11 दूना 22, 11 तिया 33 और 2 35 प्लस 48। टोटल वर्क आ गया 8 2 10 5 4 9 1 10 3 1 4, टोटल वर्क 400 का। इस टोटल वर्क को 20 वोमैन कितने दिनों में करेगी, 20 वोमैन से काम करवाना है, तो यार 1 वोमैन 1 दिन में 1 काम, 1 वोमैन 1 दिन में 1 काम, तो 20 वोमैन 1 दिन में कितना काम करेगी, 20 काम। 20 वोमैन 1 दिन में 20 काम, तो 400 काम करने में कितना समय लगेगा, 20 से डिवाइड कर दीजिए 20 दिन। ऑप्शन नंबर डी। देखिए कहा कि एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाहरी कोण का माप 51 सही 3/7 डिग्री है। इसको रेशनलाइज कीजिएगा तो 51 सते 300
300 कितना 57 और 360 अब बट्टा में 7 हो जाएगा। यार कहा कि इसके विकर्ण की संख्या और इसकी भुजाओं की संख्या का अनुपात निकालना। आपको पता होगा कि किसी भी बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग होता है 360 डिग्री। किसी भी पॉलीगन के सभी बाह्य कोणों का योग 360। सभी बाह्य कोण के योग में अगर एक बाह्य कोण से भाग दे दीजिएगा तो ये आ जाएगा भुजाओं का संख्या। सभी बाह्य कोणों के योग में यदि एक बाह्य कोण से भाग दीजिएगा तो भुजाओं का संख्या आ जाएगा कितना 7। ये भुजाओं का संख्या। सवाल कहा कि इस बहुभुज के विकर्ण और भुजा के संख्या का अनुपात। अच्छा, किसी भी पॉलीगन का विकर्ण क्या होता है आपको याद होगा, n इंटू n माइनस 3/2। तो n है कितना 7, 7 माइनस 3 4 बट्टा 2, 2 से 2 बार में कट जाएगा, 7 दूना 14। ओके, अब का विकर्णों की संख्या 14 और भुजा की संख्या, भुजा का संख्या कितना 7। इन दोनों का रेशियो निकालना है, 7 एकम 7, 7 दूना 14 यानी 2:1। ऑप्शन नंबर डी। देखिए कहा 3 घोड़े में से प्रत्येक को एक 7 मीटर लंबी रस्सी के द्वारा 20 मीटर, 30 मीटर और 40 मीटर भुजा वाले त्रिभुजाकार भूखंड के एक एक कोने पर खुट्टे से बांधा गया है। देखें एक त्रिभुजाकार मैदान है। अब का इस मैदान के प्रत्येक कॉर्नर पर 7 सेंटीमीटर लंबी रस्सी के द्वारा 7 सेंटीमीटर लंबी 7 मीटर है, 7 मीटर लंबी रस्सी के द्वारा प्रत्येक कॉर्नर पे जो है आपने घोड़े बांध दिए हैं 7 मीटर लंबी रस्सी के द्वारा। तो कहा सवाल भूखंड के उस क्षेत्र को जिस पर घोड़े चर सकता है। तो मैदान का यही भाग घोड़ा चरेगा ना यार, ऐसे घूमेगा, ऐसे घूम घूम के चर रहा होगा ऐसे। तो मैदान के बाहर वाला भाग से तो मतलब है नहीं, अंदर वाले भाग का, जिस मैदान के जिस भाग का घास चरेगा उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो देखें एक चीज आपको पता होगा, किसी भी सेक्टर का जो एरिया होगा, जैसे ये सपोज सेक्टर सेंटर पे थीटा डिग्री का कोण बना रहा, तो इस सेक्टर का एरिया क्या हो जाएगा थीटा बट्टा 360 गुना पाई आर स्क्वायर। यही है, आप लोगों को याद होगा। अब सवाल का कि घोड़ा जिस भाग में जिस क्षेत्र में घास चरेगा उस क्षेत्र का एरिया ज्ञात करना है। तो आप बताएं इन तीनों क्षेत्रों के एरिया का जो योग होगा ये क्या घोड़े द्वारा चरे गए क्षेत्र का एरिया नहीं आ जाएगा। इन तीनों सेक्टर के एरिया का योग अगर निकाल दीजिएगा तो घोड़े द्वारा चरे गए क्षेत्र का एरिया आ जाएगा। आप बताना ये त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है 180 डिग्री। इन तीनों सेक्टर के एरिया का योग कहने का मतलब 180 डिग्री वाले सेक्टर का एरिया। तो 180 डिग्री वाले सेक्टर का एरिया, किसी भी सेक्टर का एरिया होता है थीटा बट्टा 360 गुना पाई आर स्क्वायर। और ये ट्रायंगल के तीनों कोनों का योग 180। तो 180 डिग्री वाले सेक्टर का एरिया हो जाएगा थीटा यानी 180 बट्टा 360 गुना पाई 22/7 इंटू आर स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर यानी 7 गुना 7, 7 से 7 कैंसिल, 180 दूना 2 से 11, 11 सत्ते 77। क्लियर। देखिए कहा 2 अलग अलग दवाइयों में एल्कोहल की मात्रा क्रमशः 1.5% है। नेक्स्ट पेज में हो गया 1.5%, 2.5% है। का इन दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि प्राप्त नए मिश्रण में एल्कोहल की मात्रा 3.5% हो जाए। काफी आसान सवाल। का पहला दवाई में एल्कोहल 1.5% है, सेकंड वाला में 2.5% है। इन दोनों को मिलाने से जो मिक्सचर बना है उसमें एल्कोहल 3.5% हो गया है। अब देखें इन दोनों का डिफरेंस कितना 2, इन दोनों का डिफरेंस कितना 1, तो 1:2। काफी आसान सा सवाल था, ऑप्शन ए। का एक टैंक में 3 पाइप जुड़े हैं। पहला पाइप टैंक को 30 मिनट में भरेगा, पहला पाइप ये टैंक को 30 मिनट में भरेगा, दूसरा पाइप उसे 45 मिनट में भरेगा, जबकि तीसरा पाइप टैंक को खाली करने के लिए है।
का तीनों पाइप खुले होने पर टैंक 27 मिनट में भर जाएगा। तीनों पाइप खुला है यानी कि ए, बी और सी, दो ठो भरने वाला और एक ठो सी खाली करने वाला। का तीनों को अगर इकट्ठे ओपन कर दीजिएगा तो टैंक जो है 27 मिनट में भर जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब करना कुछ नहीं है, इन तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 270। तो 30 नम 45 छक 27 दहा। अब देखें यार, ए भरता है 9 लीटर, बी 1 घंटा में भरेगा 6, 9 6 15, लेकिन जब तीनों साथ में चल रहा है तो टैंक में पानी जा रहा कितना 10 लीटर। ए 9 बी 6, 9 6 15 भर रहा पर जा रहा 10, 15 ए और बी भर रहा पर 10 जा रहा। इसका मतलब 5 लीटर कहाँ चला जा रहा, तो सी खाली कर दे रहा होगा। यानी सी का एफिशिएंसी है 5 लीटर पर आवर। सी 1 घंटा में 5 लीटर खाली करता है, तो पूरे टैंक को कितने समय में खाली कर देगा? 1 घंटा में 5 लीटर तो 270 लीटर का घंटा में सी के एफिशिएंसी से डिवाइड, तो 5 5 25 5 चौक 20 यानी 24 घंटा है तो घंटा, मिनट है तो मिनट। देखिए, का एक धनराशि 5 वर्ष में स्वयं का तिगुना हो जाता है। समान ब्याज दर पर वह धनराशि स्वयं का 5 गुना कितने वर्षों में हो जाएगा? इस सवाल को करने के बहुत सारे तरीके हैं। एक बेसिक तरीका, जैसे हम बोले कोई धनराशि 5 गुना हो गया, तो यार कोई धनराशि सपोज 1 रुपया था, ये हो गया 5 गुना, यानी कि अमाउंट दिया है 5। तो आप बताएं, 1 था 5 गुना यानी 5 हो गया, तो ब्याज मिलेगा कितने का? 4 का। क्लियर है? हम बोले कोई धनराशि 7 गुना हो जाता है, तो कोई धनराशि यानी मूलधन है 1, हो गया 7 गुना यानी कि 7, तो ब्याज कितने का मिला? 6 का। समझ पा रहे होइएगा? अब डायरेक्ट आप लोग सोच के बताना। बोले कोई धनराशि 10 गुना हो गया, 10 गुना 1 था, हो गया 10, यानी कि ब्याज मिल रहा कितने का? 9 का। बोले 12 गुना हो गया तो ब्याज मिलेगा कितना? 11 का। 8 गुना हो गया यानी ब्याज मिलेगा कितने का? 7 का। तो ये चीज आप समझ पा रहे होंगे तो काम आपके लिए आसान हो जाएगा। देखिए, का 5 वर्षों में तिगुना हो गया, तिगुना 1 था 3 हो गया, ब्याज मिला कितने का? 2 का। तो 5 वर्ष में ब्याज मिला है 2 का, तो यानी बराबर। का समान ब्याज दर से वह धनराशि स्वयं का 5 गुना कितने वर्षों में हो जाएगा? तो 5 गुना हो जाएगा, यानी 1 था 5 हो गया, तो ब्याज मिला कितने का? 4 का। तो मान लेते हैं T2 वर्षों में ब्याज मिलेगा 4 का। एक बार फिर से, 5 वर्ष में कै गुना? तिगुना। तो 5 वर्ष में ब्याज मिला 2 का, 5 वर्ष में ब्याज मिला कितने का? 2 का। तो T2 वर्ष में 5 गुना हो जाएगा, यानी ब्याज मिलेगा 4 का। तो 2 दूना 4 क्रॉस कीजिए तो T2 बराबर 5 दूना 10। ऑप्शन नंबर बी। देखिए, का 2 व्यक्ति ए और बी की आयु में 16 वर्ष का अंतर है। का 6 वर्ष पहले बड़े व्यक्ति की आयु छोटे व्यक्ति की आयु के तिगुना था। का बड़का का एज, सपोज मान लेते हैं ए बड़ा है, का ए का एज बी से 6 साल पहले ए का एज बी से 3 गुना था, तो 3:1 का रेशियो है। अब एक चीज आप समझिएगा कि 2 व्यक्ति के एज का डिफरेंस जो है हमेशा कांस्टेंट रहता है। जो डिफरेंस आज के 4 साल पहले होगा वही डिफरेंस आज भी होगा, वही डिफरेंस 10 साल के बाद भी होगा। यानी डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट होता है, डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट होता है। जैसे मान लीजिए कि आपका एज है 25 साल, ओके, और आपका जो छोटा भाई है उनका एज है मान लीजिए 20 साल, ओके। तो आज आप छोटे वाले भाई से कितना बड़े हैं? 5 साल बड़े हैं। 10 साल बाद कितना बड़े होइएगा? थोड़े ना 15 साल बड़ा हो जाइएगा। आज अगर 5 साल बड़ा है तो 10 साल बाद भी आप 5 साल ही बड़ा रहेंगे। 4 साल पहले कितना बड़ा थे? तो 5 साल ही बड़ा थे। यानी कि आप ध्यान में रखना है आपको कि 2 व्यक्ति के एज का जो डिफरेंस होता है ना वो हमेशा कांस्टेंट होता है। का ए और बी के आयु में 16 वर्ष का अंतर है। तो देखें यार, 6 साल पहले भी अंतर कितने का होगा? 16 साल का। अनुपात में अंतर कितने का है? 2 का। पर एक्चुअल में अंतर होगा कितने का? 16 साल का। तो 1 यूनिट बराबर कितना? 8। तो ए का एज 6 साल पहले कितना होगा? 24 साल। बी का एज 6 साल पहले कितना? 8 एकम 8 साल। तो कहा कि ए और बी में से कम आयु वाले व्यक्ति की आयु कितनी है यानी कि प्रेजेंट में बताना है, यानी प्रेजेंट का रिलेशन, था यानी पहले, होगा यानी बाद का। फिलहाल बोला है कि ए और बी के आयु में से
कम एज वाला व्यक्ति का आयु कितना है यानी प्रेजेंट में। तो यार ए का 6 साल पहले 24 था तो ए का प्रेजेंट एज कितना होगा 30। बी का 6 साल पहले 8 था तो प्रेजेंट में एज कितना होगा 14, और इन दोनों में छोटा व्यक्ति का एज है कितना 14 साल। ऑप्शन नंबर सी। देखिए का जर्मन सिल्वर में कॉपर, जिंक और निकेल, कॉपर यानी Cu, जिंक और निकेल क्या मात्रा का रेशियो है 4:3:2 का। अब आगे कहा 54 किलोग्राम की इस धातु में, 54 ग्राम का धातु है यानी कि जो मिक्सचर है उसका वेट दिया है 54 किलोग्राम का, कितने किलोग्राम जिंक जोड़ा जाए ताकि नया रेशियो 2:5:1 का हो जाए। अच्छा एक चीज आप बताइए, क्या मिलाने को इसने बोला है? जिंक मिलाने को बोला। तो यार अगर जिंक मिलाइएगा, जिंक मिलाएंगे तो क्या कॉपर और निकेल के मात्रा में कोई परिवर्तन होगा? नहीं होगा। आप बोले कि सर जिंक अगर मिलाइएगा तो जिंक का क्वांटिटी बढ़ना चाहिए, पर कॉपर और निकेल के मात्रा में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा ना यार। तो कॉपर और निकेल के क्वांटिटी को सेम कीजिए। तो यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, तो 4 बनाइएगा तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा कितना, 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 2 दूना 4, 2 पचे 10, 2 एकम 2। देखिए कॉपर पहले 4 अब भी 4 सेम है, निकेल पहले 2 आज भी 2 सेम हो गया। कहा जिंक कितना मिलाया गया? जिंक पहले 3 था अब 10 हो गया, तो कितना जिंक मिला दिए हैं? 7 यूनिट जिंक मिलाए हैं, तो 7 यूनिट का वैल्यू निकालना। तो ओरिजिनल मिक्सचर में कॉपर 4, जिंक 3, निकेल 2, तो टोटल क्वांटिटी 4 3 7 2 9, लेकिन है एक्चुअल में कितना 54 kg, तो 1 यूनिट का वैल्यू 6। 1 यूनिट 6 का कितना जिंक जोड़ा गया? 3 था 10 हो गया, यानी कि 7 यूनिट का वैल्यू निकालना। 1 बराबर 6 तो 7 बराबर कितना, 7 छक 42। ऑप्शन नंबर डी। का 4 अलार्म घड़ियां 3, 4, 5 और 8 मिनट के अंतराल पर बजती है। यदि वे एक साथ 6 बजे बजी हो तो अब वे दोबारा एक साथ कितने बजे बजेंगी? तो आपको पता है घंटी और बत्ती वाला जब भी सवाल आए तो इसमें कम से कम चीजें, ये आपको सवाल में लिखा नहीं रहेगा, हाइड रहता है, पर ये चीज आपको ध्यान में रखना है, देखने वाला हो या सुनने वाला हो उसमें कम से कम समय ही होता है, क्योंकि अधिक से अधिक समय अगर आप लेंगे तो अधिक से अधिक तो कभी भी पॉसिबल है, 1 घंटा बाद भी बज सकता है, 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, 50 दिन बाद, कभी ना कभी तो बजबे करेगा इकट्ठे, अगर लगातार सब बजते जा रहा है तो इसमें कम से कम हमेशा काउंट होता है, यानी कि घंटी वाला यानी कि देखने और सुनने वाला में हमेशा दिए गए टाइम का एलसीएम। तो 4 अलार्म जो है 3, 4, 5 और 8 मिनट के अंतराल पर बजती है। तो यार ये चारों एक साथ इकट्ठे कब बजेगी, यानी इन सबों का एलसीएम ले लीजिए। तो 3, 4, 5, 8 का एलसीएम 3, 4, 5, 8 का एलसीएम 120 मिनट, और 120 मिनट यानी क्या घंटा, 2 घंटा। तो 6 बजे अगर बजी थी पहली बार, अगली 2 घंटा, अगला 2 घंटा के बाद तीनों घंटी या चारों घंटी इकट्ठे एक साथ बजेगी। पहला बार बजी थी 6 बजे, फिर 2 घंटे बाद यानी कितने बजे बजेगी, 8 बजे। ऑप्शन नंबर ए। का एक घन के प्रत्येक सिरा 50% बढ़ा दिया गया। सिरा कहने का मतलब भुजा, घन का जो भुजा है इसको 50% बढ़ा दिए। 50% का फ्रैक्शन 1/2, यानी कि पहले 2 था, 1 बढ़ा के अब 3 कर दिए। तो कहा उसके पृष्ठ एरिया में क्या परिवर्तन होगा? घन का पृष्ठ क्षेत्रफल, घन का पृष्ठ एरिया क्या होता है 6a²। तो रेशियो लिखेंगे, कांस्टेंट को इग्नोर कर देना है, क्योंकि 6 से 6 रेशियो में कट ही जाएगा, कोई फायदा है नहीं। तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। पहले पृष्ठ एरिया 4 था, अब 9 हो गया, कितने का वृद्धि हुआ 5 का। 5 का वृद्धि कितना पे, 4 पे, परसेंट तो 100 से गुना, 4 से 25 चौक 125, 25 25 से 125%। ऑप्शन नंबर ए। देखें ये 19 नंबर सवाल जो है पिछले दोनों सेट में 20 और 21 नंबर जो सेट हम लोगों ने किया उसमें भी ये सवाल था। अब आप लोगों को आइडिया मिल गया होगा। कहा 9, 15, 21 और 31 प्रत्येक में x जोड़ा जाता है तो प्राप्त संख्याएं समानुपात में हो जाती है। तो कहा संख्या 3x - 2 और 5x + 4 के बीच का मध्यानुपात, मध्यानुपात क्या होता है, √AB।
तो इसका वैल्यू निकालना। अब एक चीज बताइए, तरीका तो आपको पता हो ही गया, करना कुछ नहीं है। इन दोनों का डिफरेंस देखिए कितने का है, 6 का। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 10 का। अब इवेंट प्लेस पे जो नंबर है उसको काट दीजिए। अब यार क्रॉस प्रोडक्ट, यहाँ 9 दहा 90, 6 से 21 छः के 126, तो 90 में से 126 गया कितना, 36। 6 और 10 का डिफरेंस कितना, 4, यानी 4 यूनिट बराबर 36 है। 4 यूनिट 36 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9, और यही आपका x का वैल्यू हो जाएगा। अब आपसे बोला कि 3x - 2 और 5x + 4 का मध्यानुपात ज्ञात करना। तो मध्यानुपात होता है √√AB। अब x का वैल्यू 9 है, तो 9 तिया 27 में से 2 गया 25, 9 पचे 45, 4 49, 25 का वर्गमूल 5, 49 का वर्गमूल 7, तो 5 सते 35, ऑप्शन नंबर ए। देखिए, कहा राम नरेश एक बैग खरीदता है जिसका अंकित मूल्य 400 रुपए है। वह इसे 2 क्रमागत छूट के बाद 160 में खरीदता है। यदि दूसरा छूट 20% है तो पहला छूट ज्ञात करें। देखें, 400 रुपए मार्क प्राइस है, पहला छूट है सपोज X%, X% का डिस्काउंट दिया तो बेचा होगा कितना में, 100 - X/100 में। सेकेंड छूट 20% है, 20% का छूट दिया तो बेचा होगा कितना, 80%, यानी 80/100 में। तो 400 रुपए मार्क प्राइस वाली वस्तु पर 2 लगातार छूट देने के बाद बेचा इतना में, पर एक्चुअल में बेचा है कितना में। दुकानदार ने बेचा होगा तो ग्राहक ने खरीदा होगा, तो बेचा है दुकानदार इतना में तो ग्राहक खरीदा होगा इतना में, पर एक्चुअल में खरीदा है कितना में, 160 में। तो 80 से काटिएगा 2 बार में, ओके। अब 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 से ये 25 चौक 100। अब यार यहाँ से देखें, 100 - x बराबर 25 दूना 50, तो x बराबर कितना, 50%, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, कहा राहुल ने ए और बी नामक 2 योजनाओं में चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 बराबर धनराशियां निवेश किया। यानी कि बैंक ए में जितने पैसे उसने जमा किए उतने ही बी में भी जमा किया है, दोनों में इक्वल राशि उसने जमा कराया है। कहा योजना ए में ब्याज दर 10% वार्षिक था। ए में जो ब्याज का दर था वो कितना है, 10% वार्षिक। और कहा बी में ब्याज का दर 12% वार्षिक है, ओके ना। ए में 10% के दर से पैसे जमा किया और बी में 12% के दर से जमा किया। का राहुल को 2 वर्ष बाद योजना ए में निवेशित धनराशि पर ब्याज जो है 1050 रुपया मिला है। तो टाइम है 2 ईयर का, और कहा कि यहाँ जो ब्याज मिला है वो 1050 रुपया। दोनों योजनाओं में वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है। तो राहुल को 2 वर्ष के बाद योजना बी में निवेशित धनराशि पर कितना ब्याज मिलेगा। देखें यार, ये काफी आसान है, आपको तो पता ही है। सीआई में 2 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है, ये भी फॉर्मूला से निकालते हैं। तो 10% के दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 10 + 10 + 10 गुना 10/100, यानी कितना, 21% पर ब्याज मिला है कितना, एक्चुअल में 1050 रुपए। तो 21% 1050 रुपया। तो मूलधन यानी कि प्रिंसिपल यानी कितना, 100% कितना हो जाएगा, तो 1050/21 गुना 100, 21 से 50 बार में, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 50 गुना 100, 5000 रुपया। ये प्रिंसिपल आ गया 5000। अब सवाल में तो कहा है इसने कि योजना ए और बी दोनों जगह उसने इक्वल पैसे जमा किए हैं। तो आप बताएं, ए में अगर 5000 रुपए जमा किया है तो बी में भी कितना जमा किया होगा, 5000। तो कहा 12% के दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो यार 12% के दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, ये भी फॉर्मूला से निकाल लीजिए, 12 + 12 गुना 12/100, 12 कितना हो जाएगा, 24, 144/100 यानी 1.44। तो ये आ जाएगा कितना, 25.44%। क्लियर है, इतने का ब्याज मिलेगा। मूलधन है कितना, 5000 रुपए। तो 5000 का 25.44% हटाएंगे बट्टा में 100%। ये डेसिमल हटाइएगा, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, डेसिमल हटाएंगे बट्टा में 2 जीरो चिपक जाएगा। 0 से 0 50 दूना 100, 2 से काटिएगा इसको, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 सते 14, 2 दूना 4, यानी 1272, ऑप्शन नंबर डी, ओके।
करना कुछ नहीं था। कहा ए में 10% के दर से पैसे निवेश किया है 2 साल के लिए, बी में 12% के दर से पैसे निवेश किया है 2 साल के लिए, और दोनों जगहों पे उसने इक्वल पैसे जमा किया है, और ए में जो है ब्याज उसको 1050 मिला, तो 10% के दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 21%, पर एक्चुअल में ब्याज मिला है 1050। मूलधन यानी 100% कितना, 5000। तो अगर बैंक ए में उसने 5000 रुपए जमा कराए तो बी में भी 5000 जमा कराया होगा, तो कहा बी में कितना ब्याज मिलेगा, तो 12% के दर से 2 साल का ब्याज होगा 25.44%, और ब्याज हमेशा मूलधन पे मिलता है, यानी कि 5000 का 25.44% कितना, 1272 रुपया। देखिए, कहा कोई व्यक्ति यदि 5 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चले तो वह एक खास दूरी 3 घंटा 36 मिनट में तय कर लेगा। देखें, पहले तो टाइम को अरेंज कर लीजिए, 3 घंटा 36 मिनट है, तो 36 मिनट को आवर में लाइएगा, 60 से भागा, 12 तिया 36, 12 पचे 60, 5 तिया 15, 3 18/5 घंटा। का 5 किलोमीटर पर आवर के चाल से 18/5 घंटा में दूरी तय करेगा कितना, तो दूरी बराबर चाल गुना समय, 5 से 5 कैंसिल, यानी कि चाल आ गया 18 किलोमीटर। अब आगे कहा वह दूरी साइकिल पर 24 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से तय करने में उसको कितने मिनट समय लगेगा, यानी समय बराबर दूरी कितना कवर करना है, 18 किलोमीटर, बट्टा चाल है कितना, 24 किलोमीटर पर आवर। काटा पीटी मचा दीजिएगा, तो ये 6 तिरिक 18, 6 चौक 24, 3/4 घंटा। घंटा को मिनट में लाइएगा तो 60 से गुना, 4 से 15 चौक 60, 15 तिया 45 मिनट। ऑप्शन नंबर सी। ओके, देखिए आगे का एक समानांतर श्रेणी √2, 3√2 इस तरह से दिया का, इसका 10वां पद क्या होगा, आपको पहले भी बता चुके हैं। एन 10वां टर्म क्या होगा, तो 10वां टर्म होगा a + 90। जैसे देखिए ना यार, फर्स्ट टर्म है, आपको पता है सीरीज अगर एपी का है तो एपी में सेम नंबर से जुड़ कर सीरीज आगे बढ़ता है, सेम नंबर से जुड़ कर आगे बढ़ता है। तो जैसे फर्स्ट टर्म 3 है, सेकंड 5 है, ये 7 है, ये 9, इस तरह से आगे। तो फर्स्ट टर्म ए है, गैप कितने का है, 2 का, तो इसमें 2 जोड़िएगा, ए में 2 जोड़िएगा तो बी आ जाएगा, इसमें 2 जोड़िएगा यानी कि a + 4 जोड़िएगा तो 7 आ जाएगा। अगर इस तरह से आप ऐड करते जाएंगे तो फर्स्ट टर्म ए है, सेकंड में डी जोड़ेंगे, थर्ड में अगेन डी जोड़ेंगे तो a प्लस कितना हो जाएगा, 2d, फोर्थ टर्म कितना, a + 3d, फिफ्थ टर्म कितना हो जाएगा, a + 4d। इसी तरह से जैमा टर्म आप लिखिएगा ना, उससे एक कम d हो जाएगा। आप बताना 7वां टर्म क्या होगा, तो a + 6d होगा। 10वां टर्म क्या होगा, तो a + 9d होगा। 16वां टर्म क्या होगा, तो a + 15d हो जाएगा। यानी जैमा टर्म उससे एक कम करके d से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। तो सवाल कहा कि इस सीरीज का 10वां पद क्या होगा, तो 10वां टर्म a + 9d होगा। a फर्स्ट टर्म कितना है, √2 + 9 इंटू डी कहने का मतलब कि दो पदों के बीच का डिफरेंस, तो 3√2 और √2 के बीच का डिफरेंस कितना है, 2√2, तो ये √2 + 9 दूना 18 √2, 18 और 1 19 √2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ इसने दिया क्या है, AQ + BQ + CQ - 3ABC = 0, और आपसे बोला a² बट्टा BC b² बट्टा AC - 3 का वैल्यू क्या होगा। अच्छा यार, एक जो सवाल पूछा यहाँ पे a का मैक्सिमम पावर कितना है, 2, या वेरिएबल b का मैक्सिमम पावर कितना है, 2, पर जो सवाल दिया है, डाटा दिया, उसमें वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना है, 3। दूसरा चीज आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो सवाल पूछा है यहाँ पे केवल -3 दिख रहा है, यहाँ केवल -3 है, पर यहाँ -3 के साथ ABC भी है, तो ABC हटाना पड़ेगा। तो आप करिए क्या कि दोनों साइड जो है ABC से डिवाइड कर दीजिए, दोनों साइड ABC से डिवाइड करिए। तो ABC से पूरा को डिवाइड किए हैं, यानी ABC से तीनों में ना बारी बारी, सब में ना बारी बारी भाग, तो ABC से यहाँ भाग दीजिएगा, तो एगो A से एगो A कट जाएगा, बच जाएगा a² बट्टा BC।
प्लस ए बी सी से इसको डिवाइड किए, ए गो बी से ए गो बी कट जाएगा, बचेगा बी स्क्वायर बट्टा ए सी प्लस यहाँ सिमिलरली सी स्क्वायर बट्टा ए बी माइनस का 3 बराबर 0। अब यार आपको पूछा क्या है, ए स्क्वायर बट्टा बी सी तो रख लीजिए, बी स्क्वायर बट्टा ए सी तो रख लीजिए, माइनस का 3 तो रख लीजिए। तो इसको दाएं साइड ले जाना पड़ेगा, प्लस सी स्क्वायर बट्टा ए बी दाएं साइड जाएगा तो माइनस सी स्क्वायर बट्टा ए बी हो जाएगा, माइनस सी स्क्वायर बट्टा ए बी, ऑप्शन नंबर ए। देखिए कहा एक नाव को धारा के दिशा में एक निश्चित दूरी तय करने में 12 घंटे लगता है और वापिस लौटने में 24 घंटे लगता है। कहा नाव द्वारा शांत जल में समान दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। ये पूछा आसान सा सवाल। कहा धारा के दिशा में कोई दूरी तय करेगा तो 12 घंटे लगेगा। धारा के दिशा में चाल होता क्या है, बोट प्लस वाटर। का धारा के दिशा में इस चाल से चलकर 12 घंटे में तय की गई दूरी कितना, तो चाल गुना समय, ये डिस्टेंस आ गया। अच्छा धारा के विपरीत चाल होता है बोट माइनस वाटर। इस चाल से चलकर 24 घंटे में तय की गई दूरी कितना, चाल गुना समय। दोनों दूरी है अतः आपस में बराबर, 12 से काटिएगा 2 बार में तो यहाँ b प्लस डब्लू बराबर 2b माइनस डब्लू हो जाएगा। b उधर जाके घटेगा, b बचेगा, w इधर जा आके जुटेगा 2w, b बट्टा w बराबर 2/1। यानी बोट का स्पीड है 2 यूनिट, वाटर का स्पीड है कितना, 1 यूनिट। का नाव द्वारा शांत जल में समान दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो पहले डिस्टेंस निकाल लेते हैं यार, डिस्टेंस है कितना तो देख लीजिए, b प्लस डब्ल्यू यानी 2 और 1 3, चाल गुना समय 12 या 36 किलोमीटर। अब इस दूरी को कहा नाव द्वारा शांत जल में तय करने में कितना समय लगेगा। बोट का चाल है कितना, 2 यूनिट, बोट का चाल 2। अब कहा 36 किलोमीटर दूरी बोट के द्वारा तय करेगा, समय लगेगा कितना, तो समय बराबर दूरी बट्टा चाल, 2 से काट दीजिए 18 घंटे का, ऑप्शन नंबर सी। सॉरी यार यहाँ पे मिस्टेक हो गया, 2b माइनस 2w होगा ये। अब देखें 2b, 2w इधर आके जुटेगा तो ये 3w हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/1। अब ये डिस्टेंस 3 और 1, बोट का स्पीड है 3 यूनिट, वाटर का स्पीड 1 यूनिट, तो 3 और 1 4 यूनिट, तो ये 12 चौक 48 डिस्टेंस आ गया। समय निकालना है कि बोट द्वारा 48 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, तो समय बराबर दूरी बट्टा चाल, बोट का चाल है कितना 3, तो दूरी बट्टा चाल 48/3 यानी कि 16 × 48 16 घंटा, ऑप्शन नंबर डी होगा। देखिए कहा cot 5 cot 10 इस तरह से। देखिए आपको पता होगा कि cot cot गुना में हो, cot cot गुना में और एंगल का योग अगर 90 है तो मान हो जाएगा 1। cot cot गुना में एंगल का योग 90 तो मान 1। तो पेयर बनाइए cot 5 और cot 85, 90 तो वैल्यू होगा 1। cot 10 cot 80, 80 10 90 मान हो जाएगा 1। 15 और 75 90 वैल्यू 1। cot 60 डिग्री, cot 60 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/√3। 1 से है सब मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, cot 60 हो जाएगा कितना 1/√3। बट्टा में cos स्क्वायर के बीच में प्लस का साइन अगर है, एंगल का योग 90 तो मान होता 1। cos स्क्वायर के बीच प्लस का साइन, एंगल का योग 90 मान 1, तो 1 + 2 कितना हो जाएगा 3। अब यार 1/√3 नीचे आ जाएगा 3√3। अब रेशनलाइज कीजिए तो √3 से ऊपर नीचे गुना कर दीजिए, तो ऊपर तो हो गया √3 और नीचे √3 गुना √3 3, 3 तिया 9, तो √3/9, ऑप्शन नंबर डी। देखिए कहा ए बी और सी डी वृत्त के केंद्र के विपरीत किनारों पे 2 समानांतर जीवा है, जिया यानी कि जीवा। देखिए ये सेंटर है, का सेंटर के अपोजिट डायरेक्शन में 2 जीवा है, एक तो ए बी है और दूसरा जीवा सी डी है। का ए बी का लंबाई 10 है, इस जीवा का लंबाई 10 है और इस जीवा का लंबाई 24 सेंटीमीटर। तो कहा वृत्त की त्रिज्या अगर 13 है तो दोनों जिया के बीच का दूरी, इनके बीच का डिस्टेंस निकालना। और आपको पता होगा कि डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर निकालते हैं, डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर, ओके ना।
अब आप बताना, ये अगर सेंटर है मेरे भाई तो केंद्र से परिधि को मिलाइएगा कितना, रेडियस 13। सिमिलरली केंद्र से परिधि को मिलाइएगा तो ये रेडियस भी कितना, 13। और आपको एक चीज और पता होगा कि केंद्र से जीवा पर जो लंब डालिएगा, ये लंब जीवा को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। पूरा 10 है तो ये वाला 5 हो जाएगा। सिमिलरली पूरा 24 है तो ये वाला कितना हो जाएगा, 12। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में आप देखेंगे तो 90 के सामने कर्ण मालूम है, आधार मालूम है, तो ये लंब कितना हो जाएगा, 5। ये 5 13 है तो ये लंब कितना हो जाएगा, 12। तो जीवा के बीच का दूरी कितना हो गया, तो 12 5 17। ऑप्शन नंबर बी। देखिए का 2x प्लस एक्स, यहाँ पे नंबर दे रखा है 2x 7 3 बाई 9 और 6 का इन सातों नंबर का 3 3 6 7 नंबर है का इन सातों का एवरेज 6 है। ओके ना, इन सातों का एवरेज 6 है। तो आप बताए ना इन सातों का योग क्या हो जाएगा। तो इन सातों का योग अगर जोड़ेंगे 2 7 9 3 12 12 9 21 6 27 प्लस एक्स प्लस वाई, इन सातों का योग इतना, सातों का एवरेज 6 है तो सातों का योग क्या हो जाएगा, 7 6 42। क्लियर है। अब सेकेंड स्टेटमेंट इसने बोला क्या कि x और y कांस्टेंट है। यदि x को 3x प्लस 1 और y को y प्लस 3 द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है तो माध्य 2 बढ़ जाता है। देखें यार, वेरिएबल में केवल चेंजेस कर रहा है। का x के जगह 3x प्लस 1 ले लिए और y के जगह y प्लस 3 ले लिए तो एवरेज 2 बढ़ गया। बाकी नंबर एज इट इज है, बाकी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, बस x के जगह 3x प्लस 1 लिया है, 7 7 है, 3 3 रहेगा। y के जगह y प्लस 3 लिया है, बाकी नोमेरिकल एज इट इज। अब का इनका जो एवरेज है 2 बढ़ गया, पहले 6 था तो 2 बढ़ के अब हो गया कितना, 8। तो अब एवरेज क्या हो जाएगा, तो ये कांस्टेंट को ऐड कीजिएगा तो अभी भी तो वही रहेगा कितना, 27 प्लस वेरिएबल को ऐड कीजिए, नीचे लिख देते हैं यार, यहाँ पे देख लें ये x प्लस वाई क्या हो जाएगा, 27 उधर जाके घटेगा 15। ओके ना। अब इन सब को ऐड कीजिएगा तो ये आ जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा 27 प्लस 3x प्लस 1 बाई प्लस 3 और इन सब का एवरेज 8 है तो इन सातों का योग 8 सते कितना, 56। तो ये 27 इधर बच जाएगा 3x प्लस वाई बराबर 27 और 3 30 और 1 31 उधर जाके घटाइएगा तो बचेगा 25। आपके पास ये दो इक्वेशन आ गए, इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए। कितना, एक 3x प्लस वाई बराबर 25 है, दूसरा x प्लस वाई बराबर 15 है। इन दोनों को अगर घटाइएगा, बाई से बाई कैंसिल, 3x में से x गया 2x, 25 में से 15 गया 10, 2 से काटिएगा तो x बराबर 5 और x का वैल्यू निकालना है, ऑप्शन नंबर डी। देखिए का दिए गए वृत्त आरेख में कंपनी विभिन्न कार्यालय ए और से ई तक में कार्य करने वाले कुल कर्मचारियों की संख्या का विवरण दर्शाया गया। ए में 126 डिग्री है, बी में कर्मचारियों का संख्या 18 डिग्री, सी में 54 डिग्री, डी में 90 डिग्री, ई में 72 डिग्री। का कर्मचारियों की कुल संख्या 2400 है। अच्छा, कर्मचारियों की कुल संख्या डिग्री के रूप में सारा मिला के वैल्यू कितना, 360 डिग्री टोटल को डिनोट करता है। टोटल कितना हो गया, 360 डिग्री, पर एक्चुअल में टोटल दिया है कितना, 2400। सवाल कहा यदि कार्यालय ए के कर्मचारियों की संख्या का 40% कार्यालय बी और ई में बराबर की संख्या में स्थानांतरित कर दिया जाता है तो बी और सी में कर्मचारियों की संख्या में अंतर कितना। देखिए यार, कहा ए में जितने कर्मचारी हैं ना 126 डिग्री है, ए के कर्मचारियों के 40% को 40% डिवाइड करिएगा, 20 दूना 40, 20 25 100, ये हो जाएगा 2 छक 12, 4 1 5, 2 बट्टा 5 यानी कि कितना, 50.4। अब का इसको बी और ई में इक्वली डिवाइड कर देते हैं तो 50.4 को इक्वली डिवाइड करिए बी और ई में तो 25.2 हो जाएगा बी में और ई में भी हो जाएगा 25.2।
सवाल का बी और सी में कर्मचारियों के संख्या में अंतर कितना, तो आप बताइए बी में कर्मचारी पहले से था 18 और बी में कर्मचारी स्थानांतरित होके आया है कितना 25.2, तो टोटल कर्मचारी बी में हो जाएगा कितना 8 5 13 3 ने 4 43.2। अच्छा सी में कर्मचारी है कितना 54, तो इसमें तो एज इट इज 54 रहेगा, स्थानांतरित तो हुआ है नहीं। इन दोनों का डिफरेंस पूछा है तो डिफरेंस निकालिएगा तो 10.8 हो जाएगा। 360 डिग्री 2400 है तो 10.8 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा 2400 बट्टा 360 गुना 108। यहाँ पे लिख देते हैं 2400 बट्टा 360 गुना 10.8, डेसिमल हटाइएगा बट्टा में 10 आ जाएगा। अब काटा पीटी कर लीजिए 0 से 0 0 से 0, 36 तिया 24 तिया 72, ऑप्शन नंबर बी। देखिए का एक मीनार उसके मूल आधार से 50 मीटर दूरी से उन्नयन कोण 30 डिग्री है। एक मीनार है ये का इसके मूल बेस से 50 मीटर के दूरी से का किसी 50 मीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु से इस मीनार के टॉप का उन्नयन कोण है कितना डिग्री 30 डिग्री। तो का मीनार का ऊंचाई 30 डिग्री के लिए ये लंब 1 होगा, आधार √3 होगा, तो √3 का वैल्यू है 50, तो 1 का वैल्यू हाइट पूछा है तो 50 बट्टा √3, ऑप्शन नंबर बी। ओके तो चलिए यार आज के लिए यहीं तक, थैंक यू, धन्यवाद।